everyone, welcome to Chan Chapters. My name is Dishita. आज मैं काफी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ. सॉरी फॉर द डिले गाइज. मैं बहुत बिजी थी कुछ दिनों से. आपको पता ही है शादी सीजन चल रहा है तो सबके चक्कर में मैं बहुत ज्यादा बिजी थी. बट हेयर आई एम बैक अगेन फॉर माई यूट्यूब फैम एंड आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है बिकॉज आई एम गोना टेल यू हाउ यू कैन क्रैक दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. एज यू ऑल नो कुछ ही दिन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंड सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगी द बेस्ट आंसर राइटिंग टिप्स दैट कैन मेक यू स्कोर अ गुड CGPA. अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ये पूछूं ना कि आंसर राइटिंग के बारे में आपको क्या पता है तो वो यही बोलेंगे कि पूरा पेपर अच्छे से भर के आ जाओ, नंबर मिल जाएंगे. बट ऐसा नहीं होता गाइस. सिर्फ पेपर भरना इनफ नहीं होता है बिकॉज इफ यू वांट टू स्कोर अ गुड CGPA आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग आनी चाहिए जो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद आवर टिप नंबर 1. नंबर 1 पे है do not write in one big paragraph. Instead use point format और मल्टीपल स्मॉल पैराग्राफ्स. यस गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है पेपर में तो आपको एक बिग कॉन्टिन्यूअस पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है. रादर यू कैन यूज पॉइंट्स फॉर्मेट कि आप पॉइंट्स में लिख दो. एंड उससे भी बेटर मेथड है टू यूज मल्टीपल स्मॉल पैराग्राफ्स. मतलब आपने फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का दे दिया, फिर थोड़ी स्पेसिंग दी एक लाइन की, उसके बाद एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ है एंड उसके बाद एक लाइन की स्पेस देकर आपने कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखा है. ऐसे अगर आप मल्टीपल पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो जो चेकर होगा वो उसको इजी होगा आपके आप पूरा आंसर रीड करना. एक कॉन्टिन्यूअस पैराग्राफ आपका कोई भी नहीं पढ़ेगा. इसलिए रादर यू शुड यूज मल्टीपल स्मॉल पैराग्राफ्स और यू शुड राइट इन पॉइंट्स. नंबर 2 पे वी हैव अंडरलाइन कीवर्ड्स, यूज हेडिंग्स. क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 या 20 मार्क्स के होते हैं ज्यादातर. कोई भी 2-3 मार्क के क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं. 10 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. तो उसमें जो है आपको अंडरलाइन करते रहना है कीवर्ड्स को एंड हेडिंग्स का यूज करना है. क्यों? क्योंकि आपका जो कीवर्ड अगर आप अंडरलाइन कर देंगे पेन से लास्ट में तो वो आपका जो है कॉन्टिन्यूएशन जो है आपके आंसर की उससे जो है चेकर बोर हो जाता है. वो इजीली अगर आप अंडरलाइन कर देंगे कीवर्ड्स तो वो इजी होगा चेकिंग के लिए एंड आपको जो है आंसर पूरा जो चेकर है पेपर का वो पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे बिकॉज कीवर्ड्स जो है हाईलाइटेड रहेंगे तो इजी होगा आंसर चेक करना. एंड ऑल्सो आपको हेडिंग्स यूज करनी चाहिए क्योंकि इतने बड़े मार्क्स के 10 या 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड आप बिना हेडिंग्स के कॉन्टिन्यूअस पैराग्राफ्स में लिखे जा रहे हैं तो ये बहुत बोरिंग हो जाता है एंड आपके जो है मार्क्स भी कट जाते हैं. तो इससे अच्छा है आप हेडिंग्स को यूज करते रहिए. अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं किसी चीज की तो आप ऊपर लिख दीजिए डेफिनेशन, फिर आप डेफिनेशन दीजिए एंड उसके बाद अगर आप किसी चीज के फंक्शंस लिख रहे हैं तो प्रॉपर डेफिनेशन लिख दीजिए. टाइप्स लिख रहे हैं किसी चीज के, टाइप्स के आपको जो है एक हेडिंग देनी है. अगर आप किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं तो प्रॉपर आपको उसमें हेडिंग्स देनी है. इससे जो है पहली बात तो आपका आंसर बहुत क्लियर लगेगा, बहुत सॉर्टेड लगेगा, आपका आंसर क्लीन स्पेसिंग के साथ होगा तो जो एग्जाम आपका चेक करेगा उसके लिए बहुत इजी रहेगा. ठीक है. थर्ड टिप है यूज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स. तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सोच रहे होंगे कि हर क्वेश्चन के लिए तो ग्राफ और ये सब नहीं बनाना चाहिए. ऑब्वियसली गाइस अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको पता है कि इसमें कोई डायग्राम नहीं दिया था, फ्लो चार्ट नहीं दिया था, ग्राफ्स नहीं दिए थे तो आप यूज नहीं करेंगे. बट अगर आपको पता है कि हाँ बुक में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करता हुआ एक डायग्राम भी दिया गया था बुक में तो अगर आपसे पूछा है या नहीं भी पूछा है तो आपको वो डायग्राम फ्लो चार्ट बना देना है. ठीक है. उससे आपका पहली बात तो विजुअली अपीलिंग रहेगा आंसर एंड आपका एक और जो है एक्सप्लेनेशन ऐड हो जाएगा आंसर में एंड टीचर जो भी चेक करेंगे आपके पेपर वो उनको समझ आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है क्योंकि आपने आंसर भी लिख दिया साथ साथ उसका डायग्राम भी बना दिया है वेदर इट वाज आस्क्ड और नॉट. ठीक है. तो आपको फ्लो चार्ट मेथड, डायग्राम मेथड यूज करना है. फ्लो चार्ट भी बहुत अच्छी चीज है कि आप पॉइंटर्स को जो है यूज करने के बजाय चीजें फ्लो चार्ट में बता दें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस बताना चाहती हूँ तो मैं वो एक फ्लो चार्ट के उसमें या बॉक्सेस बना के एक्सप्लेन कर सकती हूँ जिससे जो है आपका पेपर बहुत विजुअली अपीलिंग लगेगा. नंबर 4 पे वी हैव डेफिनेशन ऑफ द मेन टर्म इन क्वेश्चन. अगेन मैं यही एग्जांपल लूंगी. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आया है पेपर में राइट द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं.
फंक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको डेफिनेशन दे देनी चाहिए अपने आंसर में कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले आपने बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, तो इससे आपका जो है आंसर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद आप उसके फंक्शंस लिख दीजिए, ठीक है। तो मेन टर्म चाहे जो भी दी हुई हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, मेन टर्म की डेफिनेशन दे देना। एक और जो है आपका पार्ट आंसर का बढ़ जाएगा, आपकी आंसर जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, एट नंबर 5 वी हैव एड एग्जांपल्स, नेम्स एंड डेट्स, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर में लोग क्या है, यूजुअली स्टूडेंट्स फिलोसफिकल आंसर लिख देंगे कि जो जनरल नॉलेज उनके दिमाग में है वही सब जो है पेपर में भर के आ जाएंगे एंड उन्हें लगता है इससे नंबर मिल जाएंगे। नहीं गाइस, आप लोगों को डीपली स्टडी करना है एंड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स पता है, डेट्स पता है, नेम्स पता है, ठीक है, रिनाउंड लोगों के नेम्स पता है, कि आपने कोई थ्योरी पढ़ी, इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको डेट पता है, इकोनॉमिक्स का नाम पता है, वो सब चीजें एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर आप अपने आंसर में ऐड करेंगे तो टीचर को भी पता चल जाएगा कि आपने काफी डीपली पढ़ाई करी है, डीपली आपको टॉपिक के बारे में पता है। तो आपको एग्जाम्पल्स, नेम्स, डेट्स ऐड करनी चाहिए। एट नंबर 6 वी हैव प्रॉपर स्पेसिंग, लाइन्स ऑन बोथ साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना पेपर सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग करनी चाहिए, ठीक है। आप शीट्स में कंजूसी बिल्कुल मत करो, प्रॉपर स्पेस दो आंसर में, एक एक लाइन छोड़ते रहो, ठीक है। एंड बहुत क्लीन होना चाहिए पेपर, क्योंकि इससे जो है जो आपका पेपर चेक करेगा ना, उसे भी लगेगा कि हाँ आपने प्रॉपर जो है स्पेसिंग दी है पेपर में, प्रॉपरली वो रीड कर पाएंगे, ठीक है, नीट एंड क्लीन लगेगा पेपर। एंड जो आपकी थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना, वो भी टीचर इग्नोर कर देगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्पेसिंग। तो आपको प्रॉपर स्पेसिंग करनी है। एंड एक और चीज, आपका जैसे ये बॉक्स बना दिया मैंने, ये सपोज आपका आंसर शीट है, तो आपको सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको अपनी शीट पे दोनों साइड स्केल से, पेंसिल से आपको 2 लाइंस बना देनी है। ये यूजुअली पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कि ये यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं एंड वो फिर इतने एरिया में अपना आंसर लिखते हैं। यूजुअली ये होता है एंड ये मैं भी करती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने साइड्स की जगह जो है उसमें लाइंस ड्रॉ कर दी तो आपका स्पेसिंग कम हो गया, तो इससे जो है आपको कम लिखना पड़ेगा एंड पेपर भरा भरा भी लगेगा एंड आप एक्स्ट्रा शीट्स भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे पेपर नीट एंड क्लीन भी लगता है। तो अगर आप दोनों साइड्स लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपको एक प्रॉपर एरिया मिल जाएगा अपना पेपर लिखने के लिए एंड इससे आपको कम भी लिखना पड़ेगा। बेस्ट चीज तो ये है एंड पेपर भरा भरा भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूज एक्स्ट्रा शीट्स एंड इट इज अ मस्ट। आपको एक्स्ट्रा शीट्स यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक सिंगल शीट पे जो आपको आंसर शीट मिली थी उसमें ही आपने पेपर लिख दिया। आप कोशिश करो कि आप प्रॉपर स्पेसिंग दो एंड शीट्स में कंजूसी मत करो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अगर आप एक एक्स्ट्रा शीट मांगते हैं क्लास में, तो क्लास में लोग आपको घूम के देखते भी हैं कि अरे भाई इसने ऐसा क्या लिख दिया, ये क्या लिख रहा है, किसने एक्स्ट्रा शीट ले ली। तो वो भी एक चीज है एंड एक्स्ट्रा शीट से टीचर को ये भी पता लगता है हाँ इसने प्रॉपर अटेम्प्ट करा है, शीट भी एक्स्ट्रा ली है तो ज्यादा लिखा है। तो दैट्स व्हाई यू शुड यूज एक्स्ट्रा शीट्स। कोई भी कंजूसी मत करो, जितनी शीट्स आपको चाहिए उतनी शीट्स लो। डोंट यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स लिखा है, डोंट यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड बट योर लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल, ठीक है। आपकी चाहे जितनी भी खराब वोकैबुलरी हो या जितनी भी बहुत अच्छी वोकैबुलरी हो, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बहुत कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड, बुकिश लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। बट आपके आंसर में एक प्रॉपर जो है वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसे पेपर लिख दो जैसे कि आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो या किसी अपने पीयर्स से बात कर रहे हो, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। आपकी लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए, आपके ठीक ठाक वोकैबुलरी वाले वर्ड्स होने चाहिए, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उससे भी ऐसा लगता है कि आपकी जो लैंग्वेज है बहुत बुकिश है, ठीक है। तो आपको अपने आंसर में अपनापन डालना है विद यूज ऑफ नाइस ग्रामर। अच्छे से आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थोड़ी अवॉइड करनी है एंड वर्ड्स जो है अगर आप थोड़े से जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके आंसर के लिए है वो लिख दें तो वो बहुत जरूरी है एंड वो बहुत आपको यूजफुल रहेगा। बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आपको ढूंढने की, याद करने की जरूरत नहीं है। आंसर अकॉर्डिंग टू मार्क्स,
तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि यूजुअली सब स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि 5 मार्कर्स के लिए हम कितना ज्यादा लिखें, 10 मार्क क्वेश्चन के लिए, 20 मार्क्स के लिए हमें कितना भरना है पेपर। तो ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उसको कैसे लिखना है, आपको पूरा एक पेज वो लिखना है। 5 मार्कर्स के लिए एक फुल पेज आप भरेंगे, ठीक है, या 1.5 पेजेस भी इनफ होता है आपके 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए, जिसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ लिखेंगे, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मेन पॉइंट्स तो हो ही। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि 5 मेन पॉइंट्स होने चाहिए एक्सप्लेनेशन में, एंड देन आप एक कंक्लूजन पैराग्राफ दे सकते हैं छोटा सा, एंड एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर आपका 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होना चाहिए। एंड 10 मार्कर्स के लिए आप क्या करेंगे, 2 से 3 पेजेस आपको भरने, 2 से 3 आपको पेजेस भरने हैं पार्ट्स में, यही कि इंट्रोडक्शन, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना है एंड कंक्लूजन देना है। एंड ये 2 से 3 पेजेस में होना चाहिए, इंक्लूड योर एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स भी अगर पॉसिबल है, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देना। 20 मार्क क्वेश्चंस के लिए आपको 4 से 5 पेजेस भरने चाहिए, अगेन इन पार्ट्स, प्रॉपर इंट्रो, एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन वगैरह जो भी है, समरी, ये सब आपको पूरे जो है 4 से 5 पेजेस में करना है। इंक्लूड योर नेम, डेट्स, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स इफ यू हैव एनी डायग्राम्स, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 4 से 5 पेजेस में 20 मार्कर क्वेश्चंस करने हैं। एंड द लास्ट टिप इज गिव 1 and 2 लाइन्स ऑफ समरी। चाहे वो 5 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 20 मार्क्स का हो, आपको 1-2 लाइन समरी तो बता देनी चाहिए। कंक्लूजन जो है आपको बता देना चाहिए, 1-2 लाइन्स में बता दो कि आप कहना क्या चाहते हो। तो बहुत बार जो है समरी ही जो है टीचर पढ़ लेता है लास्ट में जो लिखी होती है, एंड उससे ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो 1-2 लाइन में शॉर्ट में, बहुत इजी सेंटेंसेस में आपको समरी लिख देनी है। एंड ये थी आपकी ऑल 10 टिप्स। आई होप ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगी, एंड आई रियली विश एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर देयर एंड सेम एग्जाम्स। आज के बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।